हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्पेशलाइज्ड सिस्टम में हमने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। और चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम अभी तक बना नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हमने पिछले सेशन में जाना था कि वो ह्यूमन बीइंग को रेप्लिकेट करता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के 3 भाग हो सकते हैं। कोग्निशन, यानी आदमी की तरह देखना, सुनना, बोलना और थॉट्स को प्रोसेस करना। जिस तरह की आदमी में इंटेलिजेंस होती है, उसी तरीके की इंटेलिजेंस एक मशीन में डालने की कोशिश करना। तो कोग्निशन होता है। दूसरा बोलना, नेचुरल लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं। और तीसरा ये खांचा, रोबोटिक्स। यानी तीनों चीज़ें जिसमें आ जाएंगी सिस्टम में, वो एक ट्रूली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटिटी हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि कॉन्शियसनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, और कई लोगों का कहना है कॉन्शियसनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है। कई लोगों का कहना है कि कॉन्शियसनेस अलग टाइप की चीज़ होती है। कई लोगों का कहना है कॉन्शियसनेस अलग टाइप की चीज़ नहीं होती है। वो जो हमारा सिस्टम है, उन सिस्टम का सम टोटल होता है। क्योंकि हमारे इस ब्रेन में, और जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स यानी कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स स्तनधारी जीव के बाद आए एप्स के बाद फिर आए जिंजांथ्रोपस, रमापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, और उसके बाद होमो हैबिलिस, और फिर होमो सैपियंस आए। होमो सैपियंस यानी हम। तो होमो सैपियंस और दूसरे प्राइमेट्स में जो हमारा फ्रंटल लोब है, उसका डिफरेंस है। और फ्रंटल लोब में क्या है? ब्रेन न्यूरॉन्स हैं, एक्स्ट्रा ब्रेन न्यूरॉन्स हैं। तो हम किसी एप से केवल इतना डिफरेंस है कि हमारे पास न्यू कॉर्टेक्स है। फ्रंटल लोब है और न्यू कॉर्टेक्स है। फ्रंटल लोब में न्यू कॉर्टेक्स है, नया कॉर्टेक्स है। तो न्यू कॉर्टेक्स जो है, उसमें कुछ ज़्यादा ब्रेन न्यूरॉन्स हैं। और चूंकि 1-1-11 होता है, तो कई चीज़ें मिलकर उन्होंने एक कॉन्शियसनेस पैदा कर दी। और कई लोगों का कहना है कि कॉन्शियसनेस कुछ और है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में डिफरेंसेस हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। और बेसिकली हमने ये क्रिस्टल डाउन किया कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअल टर्म्स में नहीं देखना है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉस्ट इफेक्टिव टर्म्स में देखना है, यानी ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर ले। तो हमें बेसिकली 3 चीज़ चाहिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के: कोग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज और रोबोटिक्स। तो कोग्निशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। कोग्निशन मतलब सुनना, सोचना, सुनना, देखना, बोलना, और मतलब इनपुट्स, जो हमारे इनपुट्स जा रहे हैं, तो वो कोग्निशन के थ्रू जा रहे हैं। हम कॉग्निटिव फैसिलिटी के द्वारा सारे इनपुट्स जा रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। यानी कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो वो तो नेचुरल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ वो कोग्निशन हो रहा है। जो आंखें देख रही हैं, जो कान सुन रहा है, जो हाथ फील कर रहा है, तो वो कोग्निशन हो रहा है। कॉग्निटिव एबिलिटी है मेरी। तो देखना, टेस्ट करना, छू कर महसूस करना, सुनना या स्मेल, ये भी कोग्निशन फैसिलिटी में आता है। तो कोग्निटिव फैसिलिटी क्या करती है? बाहर से इनपुट्स लेती है और उसके बाद सोचती है, प्रोसेस करती है, उसको सोचती है। सोचने के बाद वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होता है, यानी बोलने के थ्रू, लिखने के थ्रू अभी कुछ समय पहले ही स्टार्ट हुआ वो आउटपुट। मतलब लेखन क्रिया बहुत पुरानी नहीं है। बोलना, नेचुरल लैंग्वेज जो है वो, उसके थ्रू आउटपुट। और तीसरा है रोबोटिक्स। तो हमने इसके बारे में डिटेल्ड वे में पढ़ा था, और हमने कोग्निशन के बारे में पढ़ लिया था, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ लिया था। और कोग्निशन के बारे में हमने जाना था लर्निंग सिस्टम होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, फजी लॉजिक होता है। यानी एक लॉजिक होता है, एक फजी लॉजिक होता है, अनस्ट्रक्चर्ड लॉजिक। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिथम होते हैं, फिर इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं। और हमने ये जाना था कि ये सारे सिस्टम हम इसलिए बना रहे हैं, इसलिए इन सबको ब्रेकअप कर रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आ पाई। हमने कोशिश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की, हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैंग्वेज यानी 5th जनरेशन लैंग्वेज लाने में सक्सेसफुल नहीं रहे।
तो हमने क्या किया कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बाद जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आई, तो उसके बाद क्या है कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आ जानी चाहिए थी। तो हमने क्या किया कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का यानी इंटेलिजेंस सिस्टम को तोड़ना स्टार्ट किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने बांट दिया। एआई में नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और रिकर्सिव एआई। तो रिकर्सिव एआई ये है कि जैसे हम सोचते हैं और चीज़ को रिफाइन करते चले जाते हैं, वो रिकर्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पर्टिकुलर एरिया में है, यानी चेस के एरिया में है, या अगर मान लिया सपोज मेडिसिन के एरिया में है, या जैसे डीप ब्लू चेस में जीता वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव, वो एक नैरो एआई का एग्जांपल है। उसके बाद अगर मान लिया सपोज कोई वॉइस सिस्टम है, गूगल नाउ है, वो आपका थोड़ा बहुत जवाब दे देता है आपको और थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। सिरी जो है इंटरेक्टिव, गूगल नाउ की तरह ही इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर आजकल मोबाइल फ़ोन्स में अवेलेबल है। तो ये भी एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, और भी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है। तो हमने कहा कि जो काम एक साथ नहीं कर सकते हैं उसको तोड़ देते हैं और धीरे धीरे सारे काम को करते चले जाते हैं और कहीं पर आके ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। यानी कि फिर उसके बाद हम एक ऐसा मॉडल तैयार कर लेंगे जो ह्यूमन बीइंग का हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहा है वो पर्टिकुलर सिस्टम वो काम कर सकेगा। तो कई लोगों का कहना है प्रोसेसिंग पावर कम है, कंप्यूटर एक लेवल की प्रोसेसिंग पावर तक पहुंचेगा तो शायद इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस आ जाए। और जब तक, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग पावर, उसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेटा होल्ड कर सकता है और एक सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर है। तो उस सुपर कंप्यूटर के बराबर की प्रोसेसिंग पावर के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उस प्रोसेसिंग पावर के करीब हम पहुंचते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि कंप्यूटर में कॉग्निटिव फैसिलिटी होनी चाहिए और कॉग्निटिव फैसिलिटी में हम कोशिश कर रहे हैं उस एरिया में आगे बढ़ जाएं और बहुत सारे ब्रेक थ्रूज हुए हैं। इसके बाद आपका रोबोटिक्स के बारे में हमने बताया था, रोबोटिक्स के बारे में ये बताया था कि एसिमो जैसे एक रोबोट है जो होंडा ने बनाया है। इस तरह से बोस्टन डायनेमिक्स जो गूगल ने लिया है वो भी रोबोट्स क्रिएट कर रहा है। आज की डेट में एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो टेनिस खेलता है, मतलब एक कंप्यूटर ने एक आर्म बनाया है जो टेनिस खेलता है और वो टेनिस में आदमी को हरा देता है। तो वो पार्ट रोबोटिक्स, वो भी एक रोबोटिक्स का नमूना है। तो जो टेक्नोलॉजी रोबोट मशीन को प्रोड्यूस करती है, मतलब उसमें एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस डालती है, ह्यूमन लाइक फिजिकल कैपेबिलिटी डालती है, यानी फिजिकल कैपेबिलिटी आदमी के बराबर या आदमी की तरीके से या आदमी से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी, रोबोटिक्स जो है बेसिकली आप ये समझ लीजिए फिजिकल कैपेबिलिटीज़ देती है और कई एरिया में वो फिजिकल कैपेबिलिटी रोबोट्स ने आदमी से ज़्यादा आ गई है, लेकिन अभी कॉस्टली है। इवन विजुअल परसेप्शन आ गया है, टच, मूवमेंट, लोकोमोशन, उसमें कंप्यूटर एक्सेल करने लग गया है, उसमें रोबोट्स एक्सेल करने लग गए उसमें, लेकिन एक्सपेंसिव है। जहाँ पर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है और वहाँ पर इसलिए किया जाता है और जगह इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और जगह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो रोबोटिक्स आ चुका है लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आ चुकी हैं लेकिन पार्शियली आई हैं, टोटलिटी के साथ किसी सिस्टम में नहीं आई है। उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज, तीसरा कंपोनेंट है नेचुरल लैंग्वेज। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा कंपोनेंट नेचुरल लैंग्वेज है, यानी कि कंप्यूटर आदमी की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, यानी बातचीत कर सके, यानी नॉर्मल तरीके से बातचीत कर सके, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो। यानी कि जिस तरीके से अगर मान लिया सपोज आप अपने मोबाइल से बात करना स्टार्ट कर दें कि भाई कंप्यूटर मेरे को ये दिखा दो, अगर मान लिया आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप बोलो कि कंप्यूटर मुझे ये बीमारी हो गई है और इसके बारे में बताओ, और कंप्यूटर मतलब वो ऐसा सिस्टम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लिया सपोज कुछ समय अगर कंप्यूटर के पास वो रिसर्च नहीं है
तो हो सकता है कि कंप्यूटर उसे नोट कर ले और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद अचानक वो रिसर्च जैसे ही आए तो कंप्यूटर आपसे बात करे, बोले कि इस रिसर्च के बारे में आपने मुझसे पूछा था और 15 मिनट पहले एक रिसर्च पेपर आया है इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो ये नेचुरल लैंग्वेज इस लेवल तक ले जाएगी आपको। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होगा, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। यानी कोई चीज़ प्रोग्राम करना है तो आज की डेट में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, C++, जावा, इस को मतलब और लैंग्वेजेस हैं जैसे कोबोल है, सी है और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ होती हैं। लेकिन तब हम वो लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉर्मल लैंग्वेज करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, हम कंप्यूटर को कहेंगे जैसे एक आदमी से कहते हैं, एक बच्चे से कहते हैं कि यार, या एक बड़े से कहते हैं कि यार ये काम कर दो। तो जब प्रोग्रामिंग के लिए हमें किसी पर्टिकुलर C++, जावा इस तरह की लैंग्वेजेस में डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और गांव में बैठा कोई भी आदमी प्रोग्रामिंग कर सकेगा। यानी थोड़ा सा उसको, जैसे आज की डेट में कंप्यूटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आए हैं तो मोबाइल कोई भी यूज़ कर लेता है, एक गांव का भी आदमी वो आइकन दबा के यूज़ कर लेता है। तो उसी तरीके से नेचुरल लैंग्वेज, जब रियल नेचुरल लैंग्वेज आएगी यानी 5th जनरेशन लैंग्वेज आएगी तो वो नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। यानी आप बोलोगे और फिर नेचुरल लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकोगे। और नेचुरल लैंग्वेज से वर्चुअल रियलिटी आती है, नेचुरल इंटरफेसेस होंगे, वर्चुअल मतलब आपके वर्चुअल एप्लीकेशंस पैदा हो जाएंगे और जो इंटरफेस होगा नेचुरल इंटरफेस होगा। यानी कि आप नॉर्मल तरीके से इंटरफेस होगा, जिस तरह से दो आदमी बात करते हैं उसी तरीके से इंटरफेस होगा। अब वर्चुअल रियलिटी क्या है? मैट्रिक्स फिल्म देखा होगा, मैट्रिक्स फिल्म एक वर्चुअल रियलिटी का परफेक्ट एग्जांपल है। वर्चुअल रियलिटी है, रियलिटी को वर्चुअली लाने की कोशिश करती है। कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स को सिमुलेट कर लेता है, मतलब स्पेस को सिमुलेट करता है। एक्टिविटी, आप मालूम पड़ा आपने आँख में ऑक्यूलस रिफ्ट या इस तरीके का एक लेंस लगाया और फिर उसके बाद हाथ में आपने कुछ ग्लव्स पहने और एक खाली रूम में आप खड़े हो गए और हाथ में आपके स्टिक है और कई केसेस में हाथ में स्टिक नहीं भी है, तो आपको लगेगा कि आप गोल्फ खेल रहे हो, आप बॉल को मारोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सच में बॉल को मार रहे हो। तो ये चीज़ वर्चुअल रियलिटी है। जैसे कार आप सीखने जा रहे हो तो रियल कार आप नहीं चलाओगे, आप एक कमरे में जाओगे और वहाँ वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन होगी, वहाँ पर कार चलाने की कोशिश करोगे और वो आपको ऐसा इन्वायरमेंट देगा कि सच में आप कार चला रहे हो। प्लेन, आज की डेट में प्लेन सीखा जाता है तो वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट एक प्लेन के पायलट को जो पायलट बनना चाह रहा है, जो बंदा जो सीखना चाह रहा है प्लेन को उड़ाना, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट सिमुलेट करता है कि लगता है कि आप प्लेन को चला रहे हो, रियल प्लेन को चला रहे हो। तो फ्लाइट सिमुलेशन वर्चुअल रियलिटी के एग्जांपल हैं। इवन आज की डेट में सर्जिकल जो सर्जरी सीखेंगे कुछ समय बाद, जो डॉक्टर्स हैं वो वर्चुअल रियलिटी में सीखेंगे, वो सही में ऑपरेशन नहीं करेंगे, वर्चुअली ऑपरेशन कर रहे होंगे। इस पर काम चल रहा है और लिमिटेड लेवल में ये भी हो गया है। तो बेसिकली वर्चुअल रियलिटी जो है वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। आपको ऐसा लगता है आप उस एनवायरनमेंट में चले गए। और सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि आपको बाजार जाना नहीं पड़ेगा कल की डेट में। एक आपने मालूम पड़ा एरो का शोरूम है, एरो की वेबसाइट में गए, आंखों में चश्मा लगाया और वर्चुअल रियलिटी से आप एरो के शोरूम में चले गए और आपने वहाँ पर कपड़े के डिज़ाइंस देखने लग गए कि कपड़े किस टाइप के हैं, कैसे हैं, और जो परचेज़ करना है आपको, जो सामान परचेज़ करना है आपने वहाँ से परचेज़ कर लिया। तो यानी रिटेल आउटलेट्स में वर्चुअल रियलिटी का एप्लीकेशंस होंगे और कई जगह होंगे। कहीं पर आपको कुछ सीखना है तो वर्चुअल रियलिटी के एप्लीकेशंस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूज़िक सीखना है तो म्यूज़िक सीखने के लिए क्या होता है कि जो दस्ताना, जो आपने ग्लव्स पहना है, आपको एक ग्लव्स पहनाया जाएगा आपके हाथ में, और ये हो चुका है एक्सपेरिमेंट। तो आप क्या करोगे कि वो
इनिशियली वो दस्ताना, अगर मान लिया सपोज आप कोई गाना बजाना चाह रहे होगे तो वो दस्ताना का फिंगर्स अपने आप मूव करेंगे। जब 4-5 बार फिंगर मूव्स कर लेंगे उस गाने को बजाने के लिए, तो फिर उसके बाद मालूम पड़ा गाने का पहला पैराग्राफ ऑटोमेटिकली दस्ताने ने बजाया, आपको हाथ मूव नहीं करना पड़ा। मैकेनिकल दस्ताना होगा और उसमें आपकी फिंगर्स वो मूव कराएगा। उसके बाद क्या है कि आपसे बोलेगा कि अब आप ट्राई करो। आप ट्राई करोगे, गाना मालूम पड़ा आप गलत बजाओगे तो फिर दोबारा फिर वो ओवरटेक कर लेगा, फिर आपको बजाने देगा, फिर वो ओवरटेक कर लेगा, फिर वो बजाने देगा। तो ये सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशंस हैं जो कि अगले 5 या 7 साल के बाद एक्सप्लोड करने वाली है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। बहुत सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है वो मार्केट में आ चुके हैं। कई तो आपके हाई एंड स्मार्टफोन्स में, जैसे गूगल और सिरी या चेस का गेम आपके हाई एंड स्मार्टफोन्स में है, लेकिन कई जो है आने बाकी हैं। जैसे वर्चुअल रियलिटी अभी पायलट्स को सिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। मतलब जो सिमुलेशंस हैं, फ्लाइट सिमुलेशंस होते हैं ट्रेनिंग पायलट्स के, वो अवेलेबल है। तो बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सी चीज़ें आनी हैं, बहुत सी चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव होनी है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव होने का टाइम होते जा रहा है। कल की डेट में कहीं पर वॉर होगी तो वहाँ पर आदमी नहीं जाएंगे लड़ने, रोबोट्स जाएंगे। इस तरीके की चीज़ की जा रही है। जो अमेरिका की डार्पा है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, वो इस पर काम कर रही है। वो ये नहीं चाहती कि अगले 10 साल बाद कोई युद्ध हो तो उसमें उनके सैनिकों को जाना पड़े, सैनिकों को मरना पड़े। वहाँ पर रोबोट्स जाकर वो काम करेंगे जो आदमी काम कर रहा है। तो ये रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, नेचुरल लैंग्वेज, कॉग्निटिव साइंस, ये सब चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दे रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम नैरो एआई के रूप में बढ़ रहे हैं, यानी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में बढ़ रहे हैं। मैंने बोला 3 टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस ये है, हमें जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करनी है, यानी सारी नैरो एआई मिल जाए, जनरल इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाए। और फिर उसके बाद जनरल रिकर्सिव जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि अगर एक कोई चीज़ हमने उसे इंटेलिजेंट चीज़ को दे दी तो वो अपने आप उसे ठीक करती चली जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, अगर एक साइंटिस्ट है, वो रिकर्सिव बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। वो साइंटिस्ट कोशिश करता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो कोशिश करता है ठीक करने की और बेटर करने की। जो कटिंग एज साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, म्यूजिशियन है, म्यूजिशियंस गाना बनाने की कोशिश करता है, बेटर से बेटर गाना बनाने की कोशिश करता है। तो यही हम मशीन में लाना चाह रहे हैं। हम ये रिकर्सिव एआई लाना चाह रहे हैं। रिकर्सिव एआई यानी क्या? ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपने आप को ठीक करती चली जाए। यानी कि एक बार हम रिकर्सिव एआई तक पहुंचे तो फिर हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर हो जाएगी, क्योंकि वो सीखती जाएगी और चीज़ों को ठीक करती जाएगी, वो एक्सपेरिमेंट करती जाएगी और इन्वेंशन करती जाएगी, खुद ही इन्वेंशन करेगी और हमें बताएगी ये इन्वेंशन हो गया। ये एम है। मतलब नैरो एआई आ चुकी है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तैयारी हो रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बार फिर समराइज़ कर लेते हैं। हमारी बुक के अनुसार स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स में एक सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 पार्ट होते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 पार्ट होते हैं, कॉग्निटिव साइंस, रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज। एआई एप्लीकेशंस को अगर हम कहें 3 भागों में, बेसिकली एआई एप्लीकेशंस के 3 भाग होते हैं। एप्लीकेशंस बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। तो एक कॉग्निटिव एप्लीकेशंस होंगे, एक रोबोटिक्स होगा और तीसरा नेचुरल लैंग्वेज होगा। और मोस्ट ऑफ द सिस्टम में ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें कॉग्निटिव साइंस भी होगा, रोबोटिक्स भी होगा, नेचुरल लैंग्वेज होगा या रोबोटिक्स होगा। इस तरीके से मिक्स होते हैं, मिक्स एंड मैच होते हैं। लेकिन अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो 3 चीज़ें होंगी। कॉग्निशन होगा, देखने, सुनने, बोलने की क्षमता जितनी हो सके। रोबोटिक्स होगा, यानी ये रोबोटिक्स। और नेचुरल लैंग्वेज जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको मेरे बात करने के बजाय आपको एक रोबोट समझा रहा होगा। यानी कि दुनिया में हो सकता है एक ही टीचर हो, गूगल टीचर, और जैसे आज एक ही सर्च इंजन है। किसी को पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, वो उसे देखें और उसके साथ इंटरेक्शन करे, उसे पूछे कि नहीं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, अच्छी तरह से समझाइए आप। तो वो आपको समझाते रहेगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर, जो आदमी का इंटेलिजेंट बिहेवियर है, उसे डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है और उसके रूल्स बनाने की कोशिश करता है, और उसमें थिंकिंग की कैपेबिलिटी होगी, रीजनिंग की होगी, वो उसको यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्रिएटिव होगा, इमेजिनेशन यूज़ करेगा, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को हैंडल करेगा। एम्बिग्विश और इनकम्प्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रुकी इसलिए है, मेजॉरिटी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि एम्बिग्युअस और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को सिस्टम उतनी अच्छी तरीके से अभी हैंडल नहीं कर सकता। केवल ह्यूमन बीइंग हैंडल कर सकता है, या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। इवन अगर मान लें सपोज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो मैमल्स तक कर सकते हैं, प्राइमेट्स तक कर लेते हैं कई हद तक, और आदमी तो करता ही है। एम्बिग्युअस और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर उसके पास है तो वो डिसीजन ले लेता है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को देखे और उसमें डिसीजन ले सके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है ब्रॉडर तौर पर। और वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में एक्सपर्ट अभी एक राय नहीं है एक्सपर्ट्स की। और जैसे मैंने बोला उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, कॉग्निटिव साइंस, रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज। कॉग्निशन में जो है एक्सपर्ट सिस्टम्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। लर्निंग सिस्टम्स है जो अपने आप में लर्न कर लेते हैं। फजी लॉजिक है, मैंने बोला एक लॉजिक है, एक फजी लॉजिक है जिसके बारे में मैंने बताया पिछले सेशन में। न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरल नेटवर्क ब्रेन लाइक नेटवर्क्स होते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम है जो कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस को सिमुलेट करते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट हैं जो कि पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स हो गया और नेचुरल लैंग्वेज हो गया, और वर्चुअल रियलिटी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस्ड सिस्टम होता है। एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट होता है, यानी एक पर्टिकुलर डोमेन में उसकी एक्सपर्टीज होगी। एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है मेडिकल फील्ड का हो, एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है चेस का हो, एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है एग्रीकल्चरल फील्ड में एक्सपर्ट सिस्टम हो। यानी जिस एरिया का एक्सपर्ट सिस्टम होगा उस एरिया के बारे में उसे नॉलेज होगी, और उस एरिया के बारे में वो आपके साथ बात कर सकेगा और इम्प्रूव कर सकेगा। अगर मान लिया सपोज उसमें मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग, उससे वो इम्प्रूव भी कर सकता है। तो बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी तक के सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और वाइडली इम्प्लीमेंटेड एप्लीकेशंस है, और जनरली बिजनेस में, कॉमर्स में इनका यूज़ होता है। और बेसिकली अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम ये कहेंगे एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, और ये अपनी नॉलेज एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, और वहाँ पर एक्सपर्ट की तरह एक्ट करते हैं, यानी एक्सपर्ट कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन एरिया के में आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे और रीजनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे, रिपोर्ट्स देंगे। यानी एक पर्टिकुलर एरिया का एक्सपर्ट सिस्टम है तो वो कॉन्स्टेंटली उस पर्टिकुलर एरिया में उस एरिया में उसकी एक पर्टिकुलर नॉलेज होगी, मतलब एक फाइल्स होंगी, नॉलेज बैंक होगा उसका। मालूम पड़ा 50,000 किताबों का रेफरेंस होगा उसके पास, और उस रेफरेंस को कैसे यूज़ करना होगा उसे पता होगा। और अगर किसी ने उसे पूछा कि ये किसी चीज़ के बारे में, तो वो आपको आंसर करेगा। और अगर कोई नई चीज़ आएगी या रिलेटेड चीज़ आएगी तो उसमें उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, एक लिमिटेड लेवल पर। अभी बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं हुआ है, रिकर्सिव इंटेलिजेंस नहीं आई है उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट सिस्टम में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में रिकर्सिव इंटेलिजेंस भी आ जाएगी एक्सपर्ट सिस्टम में, लेकिन अभी तक स्पेसिफिक एप्लीकेशन एरिया के आंसर्स देगा, रीजनिंग प्रोवाइड करेगा, कंक्लूजन्स देगा। ये एक्सपर्ट सिस्टम होता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र को इंटरैक्ट कैसे करेगा, यूज़र किस तरीके से बात करेगा, किस तरीके से दोनों के बीच में डायलॉग होगा। और
बेस्ट एक्सपर्ट सिस्टम वो है, और बेस्ट एक्सपर्ट सिस्टम का अल्टीमेट इंटरफेस कह सकते हैं। अल्टीमेट इंटरफेस ये है कि सारा इनिशिएटिव एक्सपर्ट सिस्टम ले। यानी कि अगर मान लिया सपोज एक मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट सिस्टम है, तो एक गांव का बंदा आएगा, कहेगा भाई साहब, आकर आपके पास बैठ जाएगा, तो एक्सपर्ट सिस्टम पूछे कि क्या बीमारी है और पूछता जाए उससे। मतलब यूजर इंटरफेस में जितना इनिशिएटिव सिस्टम लेगा उतना ज़्यादा इंटरफेस उतना ज़्यादा बेटर इंटरफेस होगा। अल्टीमेट इंटरफेस जो होगा वो इंटरफेस होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यूज़र इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस में क्या होगा, यूज़र इंटरफेस में यूज़र को इंटरेक्ट करने की कोशिश के लिए सिस्टम देगा, और यूज़र क्या होगा, प्रॉब्लम देगा और उसको सॉल्यूशंस मिलेंगे। वो कहेगा मेरी ये प्रॉब्लम है, और यूज़र्स को सॉल्यूशन मिलेंगे। तो उसमें कई तरीके हो सकते हैं डायलॉग के, जो यूज़र और सिस्टम के बीच में हो। तो सबसे कॉमन इंस्टेंस ये हो सकता है कि सिस्टम एक सेशन रन करेगा, तो वहाँ यूज़र को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भाई क्या क्या सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यूज़र रिप्लाई करेगा। और इसमें क्या होगा कि सारा इनिशिएटिव सिस्टम ले रहा है, सारी चीज़ें वो पूछ रहा है, सिस्टम पूछ रहा है। तो एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट करना जिसमें सारा चीज़ यूज़र पूछे, और जो टोटल जो शो है वो सिस्टम रन कर रहा है। यानी कि सिस्टम, तो ये एक अल्टीमेट इंटरफेस होगा। लेकिन इससे भी एक बेटर इंटरफेस है। दूसरे क्वेश्चन में अगर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप एक जंगल में जा रहे हैं, और जंगल में आपके पास एक हाथ में स्कैनर है, और आप एक प्लांट्स को देखते जा रहे हैं, और सिस्टम से पूछते चले जा रहे हैं कि भाई ये प्लांट कौन सा है, ये कौन सा है, इसके बारे में बताओ और बताओ। तो सिस्टम जवाब दे रहा है और यूज़र क्वेश्चन पूछते चले जा रहा है। ये दूसरा इंटरफेस है, अल्टीमेट इंटरफेस है। यानी कि पहला लेवल, जो पहला स्टेप है इंटरफेस का, वो ये है कि सिस्टम पूछता जा रहा है, सिस्टम सारा शो रन कर रहा है, यूज़र चुपचाप बैठा है। एक गांव का बंदा आया है, उसको क्या बीमारी है क्या नहीं है वो सिस्टम पूछ रहा है। मतलब कल की डेट में आपका मोबाइल आपसे पूछने लगेगा कि भाई क्या बीमारी है, क्या हुआ, खांसी हुई है, कितनी खांसी हुई है, खांसी में बलगम निकला है नहीं निकला है, ये सारे क्वेश्चन पूछते चले जाएगा, और फिर फाइनली आपको आंसर देगा। दूसरा सिस्टम ये हो सकता है, दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि यूज़र पूछने लगे। यानी कि एक बच्चा बैठ जाए, और बच्चा, एक क्यूरियस बच्चा बैठ जाए, और फिर वो क्वेश्चन पूछना चालू करे, बोले कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करे। और जब बच्चा क्वेश्चन पूछे तो सिस्टम उसका आंसर दे। और कई आंसर्स नहीं होते हैं तो सिस्टम आंसर्स दे कि साइंस अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, और ये सिस्टम्स डेवलप नहीं हुए। तो पहले लेवल पर अल्टीमेट इंटरफेस वो इंटरफेस होगा जो जिस पर सारी क्वेश्चनिंग सिस्टम करे और एक बिल्कुल सही आंसर दे। और दूसरे लेवल पर ये सिस्टम्स बन चुके हैं पहले लेवल पर। दूसरे लेवल पर जो अल्टीमेट इंटरफेस बनेगा वो ये होगा कि एक बंदा कंप्यूटर से पूछता जा रहा है और कंप्यूटर आंसर देता जा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया के आंसर्स वो देता जा रहा है। यानी कि अगर मान लिया सपोज कोई बीमारी है तो बीमारी के बारे में पूछता चले जा रहा है, अगर मान लिया सपोज उसकी हिस्ट्री है तो वो हिस्ट्री के बारे में पूछता चला जा रहा है, और उसको आंसर मिलते जा रहे हैं कि जी अकबर की ये था, ऐसा कहाँ था, आपको कैसे पता, इसके रिगार्डिंग क्या प्रूफ कैसे मिले। लास्ट लेवल तक वो क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो ऐसा इंटरफेस बनना है। या कहीं पर जा रहा है तो वो प्लांट्स को देखता हुआ जा रहा है, और हाथ में मोबाइल है उसे दिखाता जा रहा है कि भाई स्कैन करने दे रहा है कि ये प्लांट्स कौन से हैं, ये कहाँ है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, इसका नेम क्या है, कब ये प्लांट डिस्कवर हुआ। सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे बताता चले जा रहा है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़र इंटरफेस, अल्टीमेट यूज़र इंटरफेस है। दूसरा इंटरफेस इंजन जो है, जो कंपोनेंट्स में अगर हम देखेंगे तो दूसरा कंपोनेंट होगा इंटरफेस इंजन। तो बेसिकली इंटरफेस इंजन क्या करेगा, इंटरफेस इंजन जो है
वो यूज़र इंटरफेस ने फैक्ट्स प्रेजेंट किए, उसने पूछा या उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, मानो बड़ा सपोज़ ये समझ लीजिए एक डिटेक्टिव एक्सपर्ट सिस्टम बनाया, तो आपने उसे चीज़ें बतानी स्टार्ट की, वैसे डिटेक्टिव एक्सपर्ट सिस्टम बनानी है, लेकिन सपोज़ थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए क्राइम प्रिवेंशन के लिए डिटेक्टिव एक्सपर्ट सिस्टम बना है, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम की दो ही चीज़ें हैं बेसिकली, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है और दूसरा है क्या है, नॉलेज बेस होगा, एक पर्टिकुलर डोमेन एरिया होगा जिस पर वो एक्सपर्ट होगा। तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव भी बन सकता है, शर्लॉक होम टाइप का। तो आपने उसे फैक्ट्स प्रेजेंट किए, तो इंटरफेस इंजन होगा, इंटरफेस इंजन में आपने फैक्ट्स प्रेजेंट किए कि भाई ये फैक्ट्स हुए, ये हुआ, मर्डर हो गया, ये चीज़ें हो गई। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन सपोज थोड़ी देर के लिए इंटरफेस इंजन को समझने के लिए हम ये सोचते हैं कि एक डिटेक्टिव एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, या फिर ऐसा है कि मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम है, तो हम उसे जो फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे, तो ये फैक्ट्स किसके थ्रू प्रेजेंट करेंगे, यूज़र इंटरफेस के थ्रू। यूज़र इंटरफेस क्या है, कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम का। तो यूज़र इंटरफेस के थ्रू हमने फैक्ट्स प्रेजेंट किए, तो वो क्या करेगा, रीजनिंग स्टार्ट करेगा, और जो नॉलेज बेस है, जो तीसरा कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम का, वहाँ से नॉलेज लेकर इस नॉलेज को अप्लाई करेगा और रीजनिंग क्रिएट करेगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम का जो मेन जॉब है, जो मतलब इंटरफेस इंजन जो है बेसिकली एक्टिव कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम का, और उसका मेन जॉब क्या है, ह्यूमन रीजनिंग को मिमिक करना। मतलब दो चीज़ें एक्सपर्ट सिस्टम है, एक यूज़र इंटरफेस है और दूसरी तरफ नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस में नॉलेज होगी, यूज़र इंटरफेस ऐसा होगा जो बात करेगा, और नॉलेज बेस से नॉलेज लेकर उसको रीजनिंग जो करेगा वो इंटरफेस इंजन करेगा। यानी इंटरफेस इंजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन है। यानी जो रीजनिंग है, जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस की जो मेन क्वालिटी है रीजनिंग, वो इंटरफेस इंजन में है। तो इंटरफेस इंजन वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम होगा जो सोचेगा और नॉलेज को अप्लाई करेगा। कहाँ, और नॉलेज को अप्लाई कहाँ से करेगा, नॉलेज बेस से नॉलेज लेगा। अगर मान लिया मेडिकल है तो उसके पास आर्काइव्स होंगी, मेडिकल की नॉलेज होगी, उनमें से दिखेगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इंटरफेस इंजन एक्टिव कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम का, और उसका मेन काम है ह्यूमन रीजनिंग को मिमिक करना और यूज़र को अंडरस्टैंड कराना कि अगर उसने पर्टिकुलर स्टेप चूज़ किया है तो क्यों किया है। अगर मान लिया सपोज उसको कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो उसने क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अगर मान लिया सपोज उसने कोई आंसर दिया तो क्या रीज़न है उसका आंसर का, सारी रीजनिंग वो देगा कि भाई ये रीजनिंग है, इस रीज़न से मैंने ये आंसर दिया, इसका आंसर ये है, ये रीज़न है, मेरे पास नॉलेज बेस है, ये नॉलेज बेस है, यहाँ से मैंने ये रीजनिंग उठाई है। और कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर कह सकता है ये रीजनिंग है, पर्टिकुलर रीजनिंग है, तो उससे पूछा जाएगा ये रीजनिंग क्यों है। वो बोलेगा कि मैंने अपने आर्काइव्स देखे, आर्काइव्स में मैंने 3000 रेफरेंसेस ढूंढे, जिन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ बताई, 2500 रेफरेंस दिए, दोनों चीज़ें बताई, और कई केसेस में दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो वहाँ पर एक्सपर्ट इंजन बताएगा, जो इंटरफेस इंजन है वो ये बताएगा कि क्यों उसने